हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट पेपर 1 है। लेटेस्ट 5 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसे कि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन पेपर विद आंसर। और ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज यहाँ पर ये जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पेपर 1 ग्रुप, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया हुआ है। 5 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर, जिनका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, उनके में ये पेपर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि ये जो PYQs हैं, ये जो लेटेस्ट PYQs हैं 2021 के, ये सॉल्व करना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जिनको भी 2022 का एग्जाम देना है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो उनको प्रैक्टिस होएगी इस चीज़ के लिए कि हाँ, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आएंगे एग्जाम में। दूसरी बात क्या होती है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, PYQ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व किया है, तो आपके लिए आने वाले एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कम होगा। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले जो दिया गया है वो DI का दिया हुआ है। DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। जनरली यहाँ पर सब लोग गलती करते हैं कि क्वेश्चन को देख करके जब उनको नहीं समझ में आता, तो वो या तो उसको स्किप करते हैं या फिर ना आते हुए भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हम बताएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था। क्या लिखा है यहाँ पर, ब्लड सैंपल्स दिए गए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल वाइज, हॉस्पिटल W, X, Y और Z। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कलेक्टेड बाय अ हॉस्पिटल टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप इन अ पर्टिकुलर मंथ, यानी कि यहाँ पर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ये यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो कि रिपोर्टेड है, यानी कि ये सैंपल लिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट की गई है। टोटल सैंपल कितने कलेक्ट किए गए, हॉस्पिटल W में 1000, X में 500, हॉस्पिटल Y में 1000 और हॉस्पिटल Z में 500, यानी हॉस्पिटल जो W है उसमें 1000 के सैंपल लिए गए। उन 1000 के सैंपल में A पॉजिटिव जो थे वो 300 थे, B पॉजिटिव 350 थे, A नेगेटिव 150 थे और B नेगेटिव 100 थे। इस तरीके से आपको ये डाटा सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड हाईएस्ट नेगेटिव ब्लड ग्रुप। हाईएस्ट नेगेटिव ब्लड ग्रुप, किस अस्पताल ने सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह रिपोर्ट किए। कलेक्शन की बात नहीं करी है यहाँ पे, रिपोर्ट किए। किस हॉस्पिटल ने सबसे ज्यादा नेगेटिव ब्लड ग्रुप को रिपोर्ट किया, Y, X, Z और W। अब यहां पर हम लोग आते हैं स्क्रीन पे। यहां पर अगर आप निगेटिव चीजें देखोगे, निगेटिव ब्लड की बात हो रखी है, तो एक तो ये है निगेटिव, A नेगेटिव, दूसरा है B नेगेटिव। इन्होंने कहा कौन से हॉस्पिटल के लिए, तो अगर हम कलेक्शन करेंगे इसका कौन से हॉस्पिटल के लिए, तो इस डाटा का टोटल करिए। हॉस्पिटल X के लिए इसको जोड़ दीजिए, हॉस्पिटल Y के लिए इसको जोड़ दीजिए और हॉस्पिटल Z के लिए इसको जोड़ दीजिए, और जो भी हाईएस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। क्या पूछा गया था, हाईएस्ट। यहां पर टोटल करेंगे 150, 100। नेगेटिव की बात हो रही है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चीज पूछी गई है। सब लोग क्लास को अच्छे से ज्वाइन करिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में जब हमारे सामने डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, इन्होंने हॉस्पिटल वाइज पूछा है कि नेगेटिव कलेक्शन जो हुआ है ब्लड ग्रुप का, कौन सा हॉस्पिटल है वहां पर हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ टोटल इसका, 250। ठीक है, फिर हॉस्पिटल X की बात करें तो टोटल नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो सैंपल लिए गए या रिपोर्ट किए गए वो 100 थे। यहां पर कितना हो जाएगा, 200। यहां पर कितना हो जाएगा, 200। तो यहां पर अगर आप देखोगे 100, 200, 200, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल W के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव की बात करिए। यहां हमने पॉजिटिव को नहीं, नेगेटिव को काउंट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल W हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है,
यानी सैंपल लिए गए 1000, जिसमें से रिपोर्ट किए गए निगेटिव में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल डब्ल्यू में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए निगेटिव फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड। क्या कहा गया है यहां पे, दूसरा क्वेश्चन, एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या। अब यहां पर लोग क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता किसकी बात हो रही है। कुल संख्या में से ए निगेटिव रक्त समूह के कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, सीधे चलेंगे डाटा पे। एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या, ब्लड सैंपल जो कलेक्ट किए गए, टोटल ब्लड सैंपल कितने कलेक्ट किए गए, टोटल ब्लड सैंपल कितने कलेक्ट किए गए, जल्दी बताओ भाई। टोटल ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए 1500, 1500। टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ ये 3000 टोटल ब्लड सैंपल कलेक्टेड। अब उन्होंने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए निगेटिव फ्रॉम द टोटल नंबर। अब ए निगेटिव में जो टोटल नंबर था, ए निगेटिव ये रहा, ए निगेटिव कितना है, कितना हो गया, जोड़ो जरा इसको, 50 50 100 और 300 यानी कि 400। देखो जरा सही है कि नहीं। ए निगेटिव, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए निगेटिव फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड। अब इसको क्या करेंगे, जल्दी से इसका आंसर निकालिए जरा, इंटू 100 कर दीजिए नीचे 3000। टोटल में से 300 यहां से कट करिए, 10 यहां से करिए, 10 यहां से करिए। अब बचा कितना, 43, 3 1 3 हो गया, और फिर पॉइंट कितना हो गया फिर से, तो ये आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सिंपल सा है, टोटल कलेक्शन हमने ले लिया, और जो हमारा यहां पर हमने बात करी जो ए निगेटिव की, तो ए निगेटिव का हमने ले लिया टोटल, जो कि हमारा था 400 इंटू 100 अपॉन 3000, कितना हो जाएगा 13.33, और यही होगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए पॉजिटिव केस टू ए निगेटिव। ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है। पहली बात तो अनुपात पूछा गया है, अनुपात किसका किसका पूछा गया है, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव केस का। तो जिसके बारे में पहले पूछा जाए उसको आगे लिखना है। ए पॉजिटिव कितना हुआ, ए पॉजिटिव का रेशियो, ए पॉजिटिव का रेशियो निकालने के लिए टोटल करिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए नहीं बोला है, तो पूरा टोटल करना है। ए पॉजिटिव का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, काउंट करिए जरा, 300 प्लस कितना हो गया 100, 400, टोटल मिला के कितना हुआ 900, कितना हुआ 900। फिर ए निगेटिव की बात करिए तो ए निगेटिव को जोड़ लीजिए, किसी हॉस्पिटल की नहीं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर आपसे किसी हॉस्पिटल की बात हो तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। ये कितना हुआ हमारा 400, टोटल करिए। अब क्या पूछा है इन्होंने कि अनुपात बताइए, यहां से 2 0 काट दीजिए, यहां से 2 0 काट दीजिए। अब आप देखिए कि 9 और 4 किसी से डिविजिबल है तो नहीं है, यानी इसका सही आंसर है 94। कितना आंसर होगा 94 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी पॉजिटिव केसेस फ्रॉम द टोटल पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड। क्या लिखा है कि रिपोर्ट में दिए गए कुल पॉजिटिव केसों में से, सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, बी पॉजिटिव केसों का प्रतिशत कितना है। पॉजिटिव केसेस की बात हो रही है, टोटल पॉजिटिव जो केसेस हैं उनमें से बी पॉजिटिव का कितना प्रतिशत है। टोटल पॉजिटिव ये दो हैं, ये दो मतलब एक ए पॉजिटिव और एक बी पॉजिटिव। अब इनका क्या करेंगे,
ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाला, इसका टोटल किया 900 आया, बी पॉजिटिव का टोटल किया कितना आया 850 आया। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 1750। क्या लिखा है, परसेंटेज बताना है बी पॉजिटिव का। अब बी पॉजिटिव कितना है 850, क्या करेंगे 850 इंटू 100, अब यहां पर आ जाएंगे 850 इंटू 100 और अपॉन कर देंगे 1750। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए, कितना आंसर होगा, देखिए 5 से 10 मिनट का टाइम होता है सिर्फ डीआई सॉल्व करने का, तो जो भी हमारे साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। 48.57 और यही होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। टोटल पॉजिटिव केस ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। 900 प्लस 850 कर दीजिए, 900 प्लस 850 दोनों केस पॉजिटिव हैं और 1750 हो गया। अब 1750 में से बी पॉजिटिव का परसेंटेज बताना है, तो बी पॉजिटिव कितना था 850 इंटू 100, नीचे लिख दिया टोटल पॉजिटिव केस, तो सही आंसर आया 48.57। ज्योग्राफी सेकेंड शिफ्ट में पेपर 1 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप रिपोर्टेड इन द टेबल। तालिका में रिपोर्ट किए गए रक्त समूह का प्रतिशत कितना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, नॉट कलेक्टेड की बात हो रही है, यहां पर हमें किसका बताना है, परसेंटेज रिपोर्टेड का, कि जितने की रिपोर्ट किए गए समूह का प्रतिशत कितना था। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारे सैंपल कितने कलेक्शन हुए, इतने, कितने कलेक्शन हुए हमारे, इतने, कितने हैं ये हमारे कलेक्शन में टोटल 3000, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि टोटल क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप रिपोर्टेड इन द टेबल। अब जितने रिपोर्ट किए गए, तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने टोटल किया था। टोटल या तो ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर ब्लड ग्रुप वाइज, या फिर डायरेक्टली भी इस तरीके से भी आप टोटल कर सकते हो। इन सब का टोटल कर लीजिए, इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद कितना हो जाएगा 2500। अब इन्होंने कहा कि टोटल जो सैंपल कलेक्टेड हैं उससे रिपोर्टिंग का कितना परसेंटेज है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2500 है इसको लिखेंगे ऊपर इंटू 100। किससे पूछा है, कितना प्रतिशत है, जो टोटल हमारे सैंपल्स हैं 3000, क्योंकि कितना निकला था टोटल हमारे सैंपल थे 3000 में 2500 रिपोर्ट किए गए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 0 यहां से 2 0 यहां से कट गया। अब बचा, इसको देखिए जितना सिंप्लीफाई करके जल्दी से आप डिवाइड करके आप देख लो उतना इजी। फिर इसको कट कर दीजिए, अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 82.33। कितना आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ भाई, 82.33 परसेंटेज, ये होगा इसका आंसर। कितना होगा 82.33 होएगा कि 83.33 होएगा। 83 पॉइंट गलत कर दिया थोड़ा, 83 होगा यहाँ पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर आ गए आपके थ्योरी बेस्ड। कौन से आ गए, थ्योरी बेस्ड। अब आंसर करिए इस क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या आंसर होगा इसका, क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है। सही आंसर होगा, अगर बात करें एक्सपीरियंस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड गुड स्किल। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी जब आप सहभागी पार्ट करते हैं या फिर जब आप लोग मिलकर कोई चीज सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आपका सोशल जो कौशल है, जो स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं। तो ये चीज तो सही है, यानी ये चीज सही है।
विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबा हुआ महसूस करते हैं। अगर दबा हुआ महसूस करेगा, अपनी वो बात नहीं कह पाएगा या सीख नहीं पाएगा, तो वो आपका सहकारी अभिगम में नहीं आएगा। यानी यहाँ पर ये वाला आपका सही आंसर है। विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। कोऑपरेटिव लर्निंग में कोई भी दबा हुआ महसूस नहीं करता है, अपने ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है सबके साथ मिलके। विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध पॉजिटिव है। एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान और सहायता देना, ये सब चीजें किस में आती हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग में आती हैं। जबकि स्टूडेंट फील्स ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन ग्रुप्स, ये ऑप्शन आपका गलत है और यही चीज आंसर आपका होगा, क्योंकि यहां पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द प्रिंसिपल स्टूडेंट लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विद्यार्थी जो होते हैं वो सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, यानी परफॉर्म अकेले करते हैं। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हुआ? ये इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ये तो किसी पर निर्धारित हो गए, किसी पर निर्भर हो गए। फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसमें भी इनको दूसरों के साथ में इंटरेक्शन करना होता है। ग्रुप, इसमें भी इनको किसी ना किसी के साथ मतलब जाना पड़ता है। बट यहाँ पर अकेले की बात हो रही है। अकेले की अगर हम बात करें, अलोन की बात करें, देखिए फेस टू फेस में भी आपको पर्टिकुलर कोई सामने वाला बंदा चाहिए जिससे कि आप बात कर सके। ग्रुप प्रोसेसिंग में भी ग्रुप होता है, कई लोग होते हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में भी अंतर्निर्भरता होती है आपस में। तो यहां पर अगर अलोन की बात हो रही है तो यहां पर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच द लिस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग और इसके डेवलपर पूछे गए। क्या है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, रोल प्लेइंग और जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। ये इसका थोड़ा सा मैंने सोचा था एक्सप्लेनेशन लिख लूं, बट मैं लिख नहीं पाई। चलो, पीडीएफ में कन्वर्ट करने में, एडिट करने में थोड़ा सा इशू हो गया, बट चलो कोई बात नहीं। चलो, इसका आंसर बताइए क्या होगा? मॉडल ऑफ टीचिंग और इसके डेवलपर पूछे गए हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन, और दिया गया है मैचिंग। जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर हो सकता है? यानी अध्यापन के मॉडल को किसने विकसित किया? सकारात्मक आत्मनिर्भरता, संरचित जांच, भूमिका निर्वाह और विधि शास्त्रीय जांच। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सकारात्मक आत्मनिर्भरता डेविड जॉनसन के द्वारा दिया गया, संरचित जांच रॉबर्ट स्लेवन के द्वारा, भूमिका निर्वाह फैनी शेफ्टेल के द्वारा और विधि शास्त्रीय जांच डोनाल्ड ओलिवर और शेवर के द्वारा। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि टीचिंग मॉडल्स में ये चीजें आपसे दोबारा भी पूछी जा सकती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स? इनमें से कौन सा लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मॉडल है? ठीक है, लर्नर सेंटर यानी कि जहां पर विद्यार्थी सीखते हैं खुद से। एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग, पैसिव लर्निंग। अपने अपने कमेंट करते जाइए जैसे जैसे वीडियो को देखिए। ठीक है, कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? क्रियाशील अभिगम, सहकारी अभिगम, आगमनात्मक अध्यापनवादिगम या निष्क्रिय अधिगम? क्या आंसर होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 1, क्रियाशील अभिगम, सहकारी अधिगम और आगमनात्मक, ये सब प्रशिक्षु यानी लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर यानी जहां पर विद्यार्थियों के ज्ञान को पहले महत्व दिया जाता है, उनको आ रहा है समझ में या नहीं उस पर ध्यान दिया जाता है, तो वो क्या हो गया? लर्नर सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या 5 ऊपर के आपके डीआई के क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको बिल्कुल ऊपर नीचे करके दिया जा रहा है, इसलिए थोड़े से यहाँ पे जो 1 2 3 है वो चेंज हो सकते हैं। Various kind of thinking are enhanced by particular model of teaching. Concept formation is one such model which trains to solve problem inductively, identify the correct sequence of stages for concept formation. क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मैंने आपसे बार बार कहा कि कोड में आंसर पूछा जाएगा कि बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्या आंसर सही हो सकता है, पढ़िए और आंसर करिए। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है एग्जाम में, तो क्या आंसर करते। अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना रचना को जरूर से पढ़ लेना, ये कौन सा मॉडल है, क्योंकि जो चीज आपसे पीवाईक्यू में पूछी जाती है उससे मिलती जुलती चीज आने वाले क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण करता है। और संकल्पना निर्माण के चरणों की सही क्रम क्या है, क्या आंसर होगा इसका सही। सबसे पहले क्या आएगा, समस्या की पहचान करना यानी विषय, फिर आंकड़ों की गणना करना विषय से संबंधित, फिर आएगा मदों को सदस्यों के समान गुणों के श्रेणियों में रखना, और लास्ट में आएगा श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फर्स्ट जो सीक्वेंस में जो लगाना है, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द टॉपिक प्रॉब्लम, इमरेटिंग द डाटा रिलेवेंट टू टॉपिक और प्रॉब्लम, grouping items into category with common attributes of members, and the last developing labels of categories। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जो भी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर कर दीजिए। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में। When a respondent is aware of being measured, then its effect on his behavior is identified as। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है, यानी उसे पता है कि उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, यानी उसको चेक किया जा रहा है, तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाएगा। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की, उसे पता है कि उसके बारे में इवैल्यूएशन चल रहा है, उसके लिए जांच चल रही है, और तो उसके व्यवहार पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कैसा होगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिक्रियात्मक होगा, रिएक्टिविटी होगी, यानी जो एक्टिविटी होगी उसको रिएक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो बंदा है जिसके बारे में इस तरीके की जानकारी इकट्ठी हो रही है वो उस पर क्या कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है अपनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज रिलेटेड टू आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव मैनर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिव्यू, रियलिस्टिक रिव्यू, नरेटिव रिव्यू या मेटा रिव्यू। क्या आंसर होगा इसका सही। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेप करना और व्याख्या करने को क्या कहा जाएगा। समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। किसी चीज को क्वालिटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला यहाँ पे, क्वालिटेटिव रिव्यू, रियलिस्टिक रिव्यू, मेटा रिव्यू। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उसको व्याख्या की जा रही है, उसको संक्षेप में बताया जा रहा है, यूज की जा रही है वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वृतांत पुनरीक्षा, नरेटिव रिव्यू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following technique are used to control extraneous variable in research। क्या होगा इसका सही आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन रिसर्च, उसका बता दिया था ना आंसर, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, जिसको भी पता है भाई इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्या आंसर सही होगा, चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेंडमाइजेशन, मैचिंग, रिमूविंग वेरिएबल, चेंजिंग द रिसर्च मेथड। शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, उपकरण का परिवर्तन, यादृच्छीकरण, मिलान करना, चरों को हटाना, शोध विधि को परिवर्तित करना। क्या आंसर होगा इसका सही, चरों को नियंत्रित, असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, यादृच्छिकरण यानी रैंडमाइजेशन किया जाता है, मिलान किया जाता है, और चरों को जो सही नहीं हो उनको वहां से हटाया भी जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। असंगत चर, जो चर है, जो उससे मैच नहीं खाते, जो भी हम सर्च कर रहे हैं या जो मेथड यूज कर रहे हैं, जो उससे मिलते जुलते अगर वेरिएबल्स नहीं है या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनको सही तरीके से उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, रेंडमाइजेशन कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, या फिर उस वेरिएबल को ही रिमूव कर सकते हैं। सही आंसर बी सी डी ओनली। 5 जनवरी का ये क्वेश्चन पेपर, 5 जनवरी 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का। यूनिक केस ओरिएंटेशन इज पॉसिबल इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च विच में लेटर लीड टू क्रॉस केस एनालिसिस। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च as it is open to situational changes। क्या स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिसके बाद में केस पार्य विश्लेषण हो सकता है। अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। ये आपको किसी भी बुक से नहीं मिलेगा, इसका जवाब आप तब दे सकते हो जब आपने उस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा हो, जब आपको पता हो कि गुणात्मक शोध क्या चीज होती है और उसमें क्या चीज संभव है, क्या चीज संभव नहीं है। मतलब गुणात्मक शोध के बारे में आपको सही आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब एक मैचिंग और आ गई, जहां पर आपसे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पूछा गया है और उसके रिफ्लेक्शन पूछे गए हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फेस वैलिडिटी, ये भी उस दिन मैंने करवाई थी क्लास में। फेस वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट और प्रिडिक्टिव। फेस वैलिडिटी क्या होती है, कौन बताएगा? फेस वैलिडिटी क्या होती है? फेस वैलिडिटी refers to the extent to which a test appear to measure what it is intended to measure। यानी हम जो चीज करना चाह रहे हैं हमें पता हो कि हाँ भाई ये चीज मुझे करनी है, उसके बारे में आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लो एक बार, है ना। प्रत्यक्ष वैधता, मतलब फेस वैधता यानी कि आपको डायरेक्टली उस चीज के बारे में पता हो कि आप क्या करने जा रहे हो। तो क्या होगा? उपकरण की उपयुक्तता का संकेतक। समवर्ती वैधता क्या होती है? समवर्ती वैधता एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना करना, यानी कि पहले भी कोई परीक्षण हो चुका है और अब हमें दोबारा से हमें टेस्ट करना है और उससे कंपैरिजन करना है कि हाँ भाई उसमें और इसमें क्या अंतर था और क्या नई चीज निकल के आई। रचना, इसका सही आंसर होगा मापन की सीमा का संकेतक। भविष्य सूचक, यानी किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्वानुमान करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है आने वाले टाइम में आपके सामने फेस वैलिडिटी या फिर कॉन्करेंट वैलिडिटी की जो डिफरेंस है वो पूछ ली जाए। फेस वैलिडिटी इज रिलेटेड टू इंडिकेट एडिक्वेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कॉन्करेंट वैलिडिटी कंपेयर्स अ न्यू टेस्ट टू एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट, यानी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड टेस्ट है उसका कंपेरिजन न्यू टेस्ट के साथ। कॉन्स्ट्रक्ट क्या हो जाएगा? इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड। प्रोडक्टिव
द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल फोरकास्ट स्कोर्स ऑन सम क्राइटेरियन मेजर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करिए ग्रुप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स। दिस इज मी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट, यानी कि संप्रेषण में अगर ये बोला जाए कि ये मैं हूं तो ये पहलू क्या प्रदर्शित करता है? ये मैं हूं, दिस इज मी, द ऑडियंस प्रेफरेंस, द स्पीकर्स पर्सनैलिटी, द ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड, द लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस इज मी, क्या आंसर होगा इसका? देखिए किस तरीके के न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एक तरीके का न्यू क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी भी पीवाईक्यू में तो नहीं देखा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरीके का, ये जो एक स्टेटमेंट देने के बाद पूछा गया, ये नया तरीके का क्वेश्चन है। यानी अब आपके कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा वक्ता का व्यक्तित्व, ये मैं हूं, द स्पीकर्स पर्सनैलिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मैं कह रही हूं कि आपको नया पैटर्न भी इससे समझ में आने लग जाएगा। द गोल्डन रूल्स दैट कम्युनिकेटर शुड फॉलोज आर। गोल्डन रूल्स दैट कम्युनिकेटर शुड फॉलोज आर, रीड करना है इसको 5 मिनट के अंदर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और फिर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्या आंसर सही होगा इसका? हिंदी में देखिए, कम्युनिकेटर को यानी संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे कौन से हैं? उन्हें विलग होना चाहिए, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। संप्रेषक तो क्या होगा? उन्हें सुना जाना चाहिए। संप्रेषक तभी प्रभावी होगा, संप्रेषण तब प्रभावी होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब उसे सुना जाए, जब उसके मैसेज को समझा जाए, जब उसे सराहा जाए यानी कि फीडबैक दिया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। कम्युनिकेशन के जो सीक्वेंस है, जो स्टेप्स हैं, उसमें क्या आता है कि जो मैसेज सेंड किया जाता है वो पर्टिकुलर जिस बंदे के लिए हमने दिया है उस तक पहुंचना चाहिए और उसका वो फीडबैक दे, तभी हमारा कम्युनिकेशन पूरा होगा। तो यहाँ पर संप्रेषकों का जो सुनहरा नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? दे मस्ट बी हर्ड, दे मस्ट बी अंडरस्टूड, दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गया एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ नॉलेज इन अ क्लासरूम। कम्युनिकेशन competences permit choice of communicating as required in the classroom context. Choose the most appropriate answer. कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है, यानी कितना आपको ज्ञान प्राप्त है वो आपके संप्रेषण को और प्रभावी बनाता है, सक्षम बनाता है। किसकी वजह से? ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। ये चीज सही है कि गलत है? सही है। संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है कि संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर और ए दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ क्लासरूम स्पीच इज, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, सीक्वेंस बताने हैं अब यहाँ पे, सीक्वेंस बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, क्लैरिफिकेशन और कंक्लूजन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 5 जनवरी का
5 जनवरी 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो पीवाईक्यू तो हम कहेंगे इसको 21 का ही, लेकिन ये क्वेश्चन आया था 2022 में, क्योंकि आपको पता है जनवरी तक कंटिन्यू एग्जाम हुए थे। कक्षागत संप्रेषण के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में लगाइए। प्रस्तावना, वर्णन, पुनर्निवेशन, स्पष्टीकरण और उपसंहार। सबसे पहले क्या आएगा? कक्षागत भाषण। अगर कक्षा में आप स्पीच देते हो या कक्षा में आप कोई लेक्चर देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रस्तावना देते हो, फिर उसका वर्णन करते हो, फिर क्या करते हो? उपसंहार, उसके बाद पुनर्निवेशन और लास्ट में उसका स्पष्टीकरण। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 ABECD इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। यहां सही आंसर होगा इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कंक्लूजन, फिर आएगा फीडबैक, फिर आएगा क्या? फीडबैक, बिल्कुल सही। क्लैरिफिकेशन सबसे लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक मैचिंग आपके सामने है। क्या आंसर होगा इस मैचिंग का? यहां पर स्कॉलर दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा था एंशिएंट स्कॉलर आपसे कंटिन्यू पूछे जाते हैं, तो यहां पर स्कॉलर्स और कम्युनिकेशन वेरिएबल दिया हुआ है। आदिशंकर, भारत मुनि, पाणिनि और रामानुज। मैंने कहा जो भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करके कमेंट टाइप कर दो तुरंत कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इससे बढ़िया प्रैक्टिस कोई नहीं हो सकती कि क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सॉल्व करने का टाइम भी मिल रहा है और आप चाहे गलत आंसर करो या सही आंसर करो, बट आंसर करो। कम्युनिकेशन वेरिएबल्स मैच कराइए जल्दी से। विद्वान और संप्रेषण के चर। आदिशंकर, भरत मुनि, पाणिनि और रामानुज। आंसर करो जल्दी से जिसको भी इसका आंसर आता है। चलिए बताते हैं इसका आंसर। आदिशंकर अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण था इनका। भरत मुनि रस की अवधारणा। पाणिनि किसके लिए? व्याकरण के लिए थे, तो व्याकरण का महत्व था इनका। रामानुज देशी भाषा का प्रयोग, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी वो याद रखना, यहां पर एक चीज कर सकते हो, उनसे बुक से रिलेटेड कि उन्होंने कौन सी क्या चीज लिखी है उससे हिंट ले लिया करो थोड़ा थोड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आदिशंकर रिलेटेड टू इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, भरत मुनि रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ रस, पाणिनि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, रामानुज यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। The number which is nearest to 3105 and exactly divisible by 21 is, एक क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से लिया गया है, यूनिट से मैथमेटिकल रीजनिंग से, निम्नांकित में से 3105 की निकटतम और 21 द्वारा पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है? क्या आंसर होगा इसका? कैसे निकालेंगे इसको? 3105 की निकटतम 21 के द्वारा पूर्णतः विभाज्य। क्या करेंगे? 3105 लिखा, 3105 लिखा। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे? 21 से डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेष बचेगा, वो शेष कितना होगा? डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके देखिए कितना रिमाइंडर आएगा? 18। कितना रिमाइंडर आएगा? शेष बचेगा 18 बचेगा। अब हमने क्या करना है? 21 से पूर्णतः विभाजित, यानी क्या करेंगे? 21 माइनस कर देंगे 18, यानी जो रिमाइंडर आया है, जो शेष आया है, उसको माइनस कर देंगे किससे? 21 से। कितना बचेगा बच्चे? 3 बचेगा। 21 में से 18 को माइनस करो, कितना बचा? 3। इन्होंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जो 3105 की निकटतम है और जिसको कि हम 21 से भाग दे सकते हैं, पूरी डिविजिबल हो जाएगी। अब बचा कितना हमारा? 3। तो अब हमने सिंपल सा करना है, 3105 में
इस 3 को ऐड करना है। कितना हुआ? 8013। यही होगा आपका आंसर, क्योंकि अगर आप 21 से इस 310 को डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल होगी। दूसरी बात, ये नियरेस्ट टू 3105 है। सही आंसर 3108। क्या करना था? 3105 को 21 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो कि हमारा 18 था, 21 से हमने माइनस कर दिया, बचा कितना? 3। अब हमने इस 3 को वापस 3105 में जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ गया 3108। ठीक है, जल्दी से शॉर्टकट से तरीके से निकालने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड का फॉर्मूला यहां पे पूछा है। टू कन्वर्ट अ स्पीड गिवन इन ms यानी मीटर सेकेंड इंटू अ स्पीड इंटू किलोमीटर आवर, यानी अगर मीटर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर आवर में बदलते हैं तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, टू कन्वर्ट अ स्पीड गिवन इन किलोमीटर आवर, यानी किलोमीटर और घंटे में अगर हम किलोमीटर घंटे की अगर कोई स्पीड है और उसे हमें बदलना है मीटर सेकेंड में, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। सही है? बताओ भाई, सही है गलत है क्या है? बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई साहब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि मीटर सेकंड के लिए चाल को किलोमीटर घंटा की चाल में बदलने के लिए 580 लिखा हुआ है, और किलोमीटर घंटा में चली गई चाल को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 दिया है। एक्चुअली क्या किया इन्होंने, यहां पर लिखा होना चाहिए था 5/18, यानी 5 से मल्टीप्लाई करके 18 से, सॉरी गलत कर दिया, दोनों फॉर्मूले गलत दिए हुए हैं। यानी ये फॉर्मूला इसके लिए है और ये फॉर्मूला इसके लिए है, यानी कि मीटर सेकंड को अगर किलोमीटर घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई करके 5 से भाग देंगे, और अगर हमें किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे? यहां लिखा है 18 से मल्टीप्लाई, नहीं, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस, यानी ऊपर नीचे करे हुए हैं इन्होंने, 5 से मल्टीप्लाई करके 18 से भाग देंगे। किसके लिए? अगर हमें किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में बदलना है। यानी ये बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट होगा, यानी दोनों ही जो फॉर्मूले हैं 5/18 या 18/5 इन्होंने इंटरचेंज करे हुए हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। क्या होगा? दोनों ही गलत है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो, कौन निकालेगा? इन्होंने पूछा है कि अगर 1 2 4 8 के हिसाब से अगर हम क्रमबद्ध चलते रहे तो 5096 तक पहुंचने के लिए हमारे कितने और पद बीच में आएंगे, यानी बीच में और कितने टर्म्स आएंगे? 12 13 14 15 कहां तक पहुंचने के लिए? 4096। अगर इसी तरीके से हमारा सीक्वेंस चले 1 2 4 8 10 12 है ना, ऐसे करके चले, तो हमारे बीच में अभी कितने टर्म्स आने बाकी है? क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? जो फर्स्ट टर्म है उसको ले लो। पहला टर्म है हमारा कितना? 1, तो हमने a मान लिया कितना? 1। अब अगर हम रेशियो की बात करें, अब हमारा अगर रेशियो निकलेगा तो कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? अब हम ये 2 और ये 1, तो क्या कर देंगे? तो दूसरा हमारा जो आया टर्म वो क्या हुआ? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। ठीक है, कितना आया? 2। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने निकाल लेना है। क्या करना है? 4096 इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, हमारे सेकंड टर्म और 9 - 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 4096 अगर इस तरीके से लिखोगे है ना, 2 को अगर आप 12 बार जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24096 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 2, ये 2n-1 लिख देंगे। सॉल्व करो इसको, कैसे हो जाएगा? n इक्वल टू सॉरी n-1 को इधर ले आएंगे तो n-1 इधर आ गया, और यहां पे कितना हो जाएगा? 12, ये यहां वाला 12 यहां आ गया, 2 से इधर माइनस हो गया, 0 हो गया। अब ये वापस से जब 12 इधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या निकल आएगी? 12 + 1 इक्वल टू कितना? 13।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 13 होगा। यानी बीच में कितने टर्म्स आएंगे, 13 टर्म और आ जाएंगे। क्या करना है, पहला पद देखिए, यानी पहला यहाँ पर टर्म देखिए, फिर आप देखिए कि सेकंड टर्म बनाने के लिए क्या किया है इन्होंने, 2/1 कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकालना है हमने, उसके बाद इसको सॉल्व करना है और लास्ट में इन दोनों को आपस में प्लस करके निकाल लेना है कि बीच में कितने टर्म आएंगे, 13। अब यहां पर एक और आया है इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में 5 जनवरी, मैं बार बार बोल रही हूं, लेटेस्ट है, 5 जनवरी 2022 में पूछा गया ज्योग्राफी के पेपर में शिफ्ट 2 में पेपर 1 का क्वेश्चन। इन्होंने लिखा है कि मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ √5 फॉर इन्फिनिट टाइम, यानी अनंत टाइम तक अगर हम उसको इस तरीके की वैल्यू निकालें तो उसका क्या आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर इसको देखो, अगर आप देखो इसका अगर हमें वैल्यू नहीं मालूम है, तो अगर वैल्यू नहीं मालूम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें वैल्यू नहीं मालूम है तो हमने क्या किया, अगर इसको डेफिनेट टाइम तक देखना है तो हमने इसकी वैल्यू मान ली x। क्या मान ली, वैल्यू x मान ली। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर जो है बोथ साइड में लिखेंगे तो क्या करेंगे, x स्क्वायर, एक स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने एक स्क्वायर ऑलरेडी ले लिया है, एक अजम्पशन कर लिया है, तो यहां लिख देंगे 5, फिर एक 5 और फिर एक 5, ठीक है, इक्वल टू x। क्या कर देंगे, क्योंकि आपको क्या बताया था, हमें अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो यहां पर क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है और 5 की अंडर रूट हटा के स्क्वायर हमने किया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5x। तो x इक्वल टू अगर इन्फिनिट टाइम तक देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, स्क्वायर हट जाएगा दूसरी तरफ से और यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या होगा इसका, जल्दी से मैचिंग बताइए, तो अगर किसी को भी पता है इसकी मैचिंग, क्या होगी इसकी मैचिंग। मैथ से रिलेटेड इन्होंने मैचिंग डाल दी है, जिसको भी थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होगी आराम से कर लेगा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, कोटिपूरक, न्यून कोण और अधिक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कोटिपूर्ण कोण क्या होता है, जो दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का कोण। और अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक किंतु 1 डिग्री से कम का कोण। यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, there is a greater stress laid on the material aspect of inference by the exponent of न्याय system. There is greater stress laid on the format aspect of syllogistic expression in western logic. अब आया आपके इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन, न्याय पद्धति के व्याख्याता द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। पाश्चात्य तर्क में न्याय की अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, न्याय पद्धति और पाश्चात्य तर्क। फिर से एक आ गया स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, the evaluation of an argument involves two steps, namely evaluating the link between premises and conclusion and evaluating the truth of the premises. Deductive argument in which the conclusion actually follows from the premises are said to be valid and those that also have true premises are said to be sound. यानी किसी तर्क के मूल्यांकन में दो चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच का संबंध का मूल्यांकन करना और आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। सही है कि गलत है, ये सही है। निगमनात्मक तर्क जिसमें कि निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकलता है वैध कहे जाते हैं और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं सुदृढ़ कहे जाते हैं। ये दोनों ही सही हैं,
बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। व्हेन इज अ सीरीज और टर्म सेड टू बी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। ध्यान से देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो इस समय पूछे जा रहे हैं। व्हेन इज अ सीरीज ऑफ टर्म सेड टू बी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। क्वेश्चन को रीड करिए। ऑप्शंस देखिए जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं होता एग्जाम में, बिल्कुल फटाफट अपने को भी कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन पेपर। कंप्लीट 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के करवाएंगे। किस पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में कब माना जाता है? बताओ भाई इसका सही आंसर। पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में कब माना जाता है? जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद के द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से अधिक सदस्यों वाले वर्ग को निर्दिष्ट करता है, और जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में बड़ा होता जाता है। ए और बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन केस ऑफ अनुमाना इन्फ्रेंस, identify the sequence of 5 steps of syllogistic argument according to न्याय। इन केस ऑफ अनुमाना, अनुमान के इन्फ्रेंस के बारे में यहां सीक्वेंस पूछे गए हैं जो 5 स्टेप हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन देखिए, रीड करो, रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो हिंदी में देख लो एक बार। अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्यायिक तर्क के निम्नांकित 5 चरणों को क्रमानुसार लिखिए। सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस देखिए जल्दी से। सबसे पहले क्या आएगा यहां पे? न्यायिक तर्क के अनुसार अनुमान के मामले में जो उसके 5 चरण हैं उनको बताना है। सबसे पहले क्या आएगा? पहाड़ पर आग है। उसके बाद क्या आएगा? धुएं के कारण। पहाड़ पर आग है, किसके कारण? धुएं के कारण। जहां धुआं उठता है वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर। यानी पहला स्टेप हुआ ये, दूसरा स्टेप हुआ ये, तीसरा स्टेप हुआ ये। उसके बाद क्या आएगा? रसोई की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, ये हो गया 4th स्टेप। इसलिए यानी लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन किया गया, तो लास्ट स्टेप हो गया 5। यानी पहाड़ पर आग है, किसकी वजह से? धुएं की वजह से। जहां धुआं उठता है वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर में। फिर रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, इसलिए पहाड़ पर आग है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अनुमान, अनुमान लगाना है। अनुमान के जो 5 स्टेप हैं वो पूछे गए यहां पे। Option number 4 is correct. The mountain has fire because of smoke. Wherever there is a smoke, there is a fire, as in the kitchen. The mountain also has smoke accompanied by fire like kitchen. Therefore, इसलिए the mountain has fire. ठीक है, अनुमान के जो 5 चरण होने चाहिए वो कौन से हैं स्टेप आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप ऑफ इनवेरिएबल concomitants यानी व्याप्ति can be claimed to exist between two things if they are causally related. Relationship of invariable concomitants can be claimed to exist between two things if they are related as species genus. यदि दो चीजों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत सहचर्य यानी व्याप्ति का संबंध माना जाता है। सही है कि गलत है? सही है। यदि दो चीजों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत सहचर्य का संबंध माना जाता है, ये भी सही है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए भाई जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप न्याय दर्शन पढ़ो, फिलोसॉफी पढ़ो, क्योंकि इंडियन लॉजिक से, इंडियन फिलोसॉफी से कंटिन्यू क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है भाई, इसको तो सबने आंसर करना है। एस्काई का फुल फॉर्म, मोस्टली टाइम रिपीटेड है ये, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन पीवाईक्यूज। एस्काई का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से।
एस्काई का फुल फॉर्म? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी का आपके सामने। A reputed company involved Mr. Harsh to manage and maintain their networking architecture and wide area connectivity. Which of these best describe his job profile? किसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपनी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध और रखरखाव के लिए श्री हर्ष को नौकरी पे रखा। तो इसका आंसर तो पहले ही इन्होंने दे दिया। किसके लिए नौकरी पे रखा? नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के लिए। तो यहाँ पर कौन सा उसका सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा भाई साहब? नौकरी पे किसके लिए रखा है इन्होंने? नेटवर्किंग के लिए। तो सीधा सीधा इसका आंसर नेटवर्किंग इंजीनियर, क्वेश्चन में ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Operating system is a set of programs necessary to carry out operation for a specified application. Hardware represent the physical and tangible parts of the computer. In the light of the above statement, choose the correct answer. Operating system किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम को सेट करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है। तो पहला जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम को सेट करता है, ये चीज गलत है। हार्डवेयर में भौतिक और फिजिकल अगर हम स्पेयर की बात करें दर्शाता है, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। मल्टीमीडिया फाइल्स आर द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ कंफर्मेशन ऑफ। आंसर करो जल्दी जल्दी। टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियो, कंप्यूटर, ऑडियो। मल्टीमीडिया फाइल में क्या क्या चीजें आती हैं भाई, जल्दी बताओ। क्या कंफर्म करता है इसमें? मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिसमें निम्नलिखित का संयोजन होता है। क्या क्या चीजें होती हैं मल्टीमीडिया में? क्या चीजें होती है भाई मल्टीमीडिया? जल्दी से इसमें से आंसर करो जल्दी से। मल्टीमीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं? क्या आंसर होना चाहिए इसका? मल्टीमीडिया फाइल्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन अ कंफर्मेशन ऑफ टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो। लेकिन कंप्यूटर तो एक अलग ही चीज हो गई भाई, ये तो अलग अलग ही डिवाइस हो गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ वेबिनार अलाउज अ स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट विद ऑडियंस दैट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। अ वेबिनार allows a speaker and participant to share multimedia content located anywhere. क्या सही है इसमें? वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को जो साझा कर सकते हैं। यहाँ ए सही है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। ये सही है और दूसरा जो दिया गया है वो गलत है। वेबिनार सुना होगा नाम, जनरली इस समय बहुत चल रहा है। Which of the following are characteristics properties of permanent hardness in water? Environment आ गया भाई, आंसर करो जल्दी से। पढ़ो क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया तो आराम से जवाब भी दे पाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, पढ़ो जल्दी से। और बताओ इसमें से आपको क्या आंसर करेक्ट लग रहा है। जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या गुण है? एक बार फिर से देख लो इसको, बताओ भाई इसका सही आंसर। जल में स्थायी कठोरता
की कौन सी विशेषताएं हैं? क्या आंसर होगा सही? कठोरता, पानी में कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता। इसकी वजह से जो वाटर होता है वो हार्ड होता है। जल को उबालकर इसको दूर किया जा सकता है, वो तो एक अलग हो गई स्थायी कठोरता। साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है, वो अलग है। गुण पूछा गया है, विशेषता पूछी गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was the result of India's commitment to take appropriate action for the protection and improvement of environment at the पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैरेक्टराइज हैजार्डस वेस्ट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट। खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है? किस पर विचार किया जाता है भाई, बताओ जल्दी से। इसका क्या था आंसर? बताओ भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है? दाहकता, खतरनाक अपशिष्ट, संक्षारकता और ऑप्शन नंबर ई अभिक्रियाशीलता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इग्निटेबिलिटी, उसके अलावा कोरसिविटी और उसके अलावा क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी। ध्यान रखिए हैजार्डस वेस्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, polycrystalline silicon often used in photovoltaic cells as semiconductors are अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हैं, किस तरीके के हैं? भिन्न अभिन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स, यानी मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो टेलीग्राम पे अपडेट कर दो कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट इन रेसिडेंशियल एरिया ऑफ 24 आवरली एवरेज फॉलोइंग पॉल्यूटेंट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर बताना है आपको सीक्वेंस में। करेक्ट सीक्वेंस बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी में देखिए, भारत के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवास में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सीमा क्रम क्या है? सही आंसर होगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा इसमें से कौन है? सबसे छोटा है पीबी, उसके बाद में कौन है? फिर 2.5, उसके बाद में SOX और सबसे बड़ा कौन सा है? ये। तो अगर ध्यान से देखो इसका सही सीक्वेंस होगा ये, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी। यूजीसी की इसमें से कौन सा यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है? टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना यूजीसी का काम नहीं है। टू फंड, फंडिंग करना काम है। टू सजेस्ट मॉडल करिकुलम, बिल्कुल सही है। यानी इसका सही आंसर जो चीज नहीं है वो है अनुशासन, अनुरक्षण करना। फिर एक नेक्स्ट आ गया पर्सनैलिटी और उसके डोमेन। मैचिंग देखिए किस तरीके की नई नई मैचिंग आ रही है। पर्सनैलिटी दिया हुआ है और उसके डोमेन पूछे गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर, यानी कौन किससे लिंक्ड है? अमर्त्य सेन किससे लिंक्ड है? रविन्द्रनाथ टैगोर किससे संबंधित है?
चंद्रशेखर किससे संबंधित है? मंजुल भार्गव किससे संबंधित है? अमर्त्य सेन को तो अभी रिसेंटली मिला था ना, कब की बात है? अमर्त्य सेन को तो सीधा सीधा क्या इकोनॉमिक्स वाले आराम से बता सकते हैं। अमर्त्य सेन का तो अर्थशास्त्र हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से जुड़े थे। चंद्रशेखर किससे जुड़े थे? भौतिक से जुड़े थे। और मंजुल भार्गव किससे जुड़ी थी? गणित से। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन आ गया। देयर आर रीजनल वेरिएशन in the quality of education provided by the institution of higher education. Institutions of higher education cannot be compared as they cater to the needs of different social groups of students. क्या होगा इसका सही आंसर? बस कंप्लीट होने वाला है क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा सा और आराम से सोच समझ के आंसर करो। उच्च शिक्षा संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्च शिक्षा संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है उसकी क्वालिटी में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, बात सही है। उच्च शिक्षा संस्थानों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। दोनों सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी कथन को सपोर्ट नहीं करता है जो तर्क है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी तरह तरह के स्टूडेंट हैं तो उनमें विभिन्नता तो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन इंडिया करेंटली? बताओ भाई। Which among the following are the types of university existing in India currently? कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, यानी इंडिया में इस समय कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? कम्युनिटी, डीम्ड, रिसर्च, सेंट्रल और प्राइवेट। वर्तमान में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय हैं भारत में? सामुदायिक विश्वविद्यालय है कि नहीं है? मानित, शोध, केंद्रीय, निजी। क्या हो जाएगा? मानित विश्वविद्यालय है, हाँ है। सामुदायिक नहीं है, शोध यानी रिसर्च के भी नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और निजी यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है और प्राइवेट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जिसको भी अभी तक समझ में आ रहा हो पैटर्न, जिसको समझ में आ रहा हो कि सही एजुकेशन दी जा रही है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया was established first during colonial period. Statement 1. Statement 2 is the British government were genuinely interested in expanding the institutions of higher education in India. क्या होगा इसका सही आंसर? भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी। सही है कि गलत है? सही है। ब्रितानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विचार में वास्तव में रुचि थी? रुचि नहीं थी। उस समय जो अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो सही आंसर क्या होगा? एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, पहले कि हमने उस दिन बताया था कि नहीं एजुकेशन, जब आप लोगों को एंशिएंट एजुकेशन के बारे में बताया था। अब आ गया आपका लास्ट 5 क्वेश्चन फॉर आरसी। अब इसको बाबू आप लोगों को सॉल्व करना है। चाहो तो मैं क्वेश्चन एक बार आंसर बता देती हूँ सबके, क्योंकि इसको जब तक खुद से सॉल्व करोगे तो समझ नहीं आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, मोर सोशल इश्यूज टू सॉल्व। और ये पीडीएफ ले लेना सब लोग, वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगी, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, तुम लोग आरसी का जवाब देते नहीं हो, इसलिए मुझे इस बार ये आंसर के साथ देनी पड़ रही है आपको शीट, क्योंकि अधूरी देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। जितना ज्यादा आरसी की प्रैक्टिस करोगे उतना मच बेटर है, क्योंकि अब दोनों ही पेपर में पूछी जा रही है। ठीक है, चलो आरसी का लास्ट क्वेश्चन, आरसी को खुद से सॉल्व करिए और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना आरसी को। तो आज हमने फिनिश किए 50 क्वेश्चंस
पेपर 1 कब के PYQ हैं ये, मैंने आपको फिर से बता दूं, 5 जनवरी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है आपने सॉल्व किया है सेकंड शिफ्ट का। जिनका भी सब्जेक्ट था ज्योग्राफी भूगोल, उनकी सेकंड शिफ्ट में 5 जनवरी 2022 को पूछा गया, यानी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पर सब लोग जुड़ जाइए, जहां पर मैं आपको ये शीट दूं। बाकी आप वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हो, जो कि इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी के नाम से ही है। वेबसाइट है, टेलीग्राम है, इस नाम से हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।